Good morning, dear learners. Welcome to the e-lecture on idioms. As you might have visited the previous lectures and you must have come across two e-lectures on idioms that were uploaded yesterday and day before yesterday. In that series on idioms, today's e-lecture is also on a selected list of idioms. See, idioms are innumerable. There are so many idioms in English language, and we cannot confine these idioms to just a selected range of it. We need to study idioms in wide and detail. Therefore, I will be uploading few more lectures on idioms. As I told you earlier in the lectures on idioms, that basically idioms and phrases are some quality phrases of words that add some extra color to your language, make it more impressive. So one must always try and choose some idioms while speaking and while listening and while reading, and should always practice to use those idioms in day to day context. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. This e-lecture is related to the subject 1004, which is as per the semester scheme of diploma first year students of Polytechnic Colleges of Rajasthan. The subject title is Communication Skills in English, and basically idioms is a topic in your practical subject of communication skills in English. So let's begin our today's e-lecture on a selected list of idioms. The first idiom is under a cloud. Under a cloud means suspect of something. सस्पेक्ट ऑफ समथिंग का हिंदी मीनिंग होता है संशयास्पद होना, किसी कार्य के प्रति संशय होना, किसी गलत काम को करने के प्रति सस्पेक्ट होना, जिस पर संशय किया जाए, जिस पर डाउट किया जाए. इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनेज, एस्पियोनेज मीन्स जासूसी, ही इज अंडर अ क्लाउड दीज डेज. तो फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट मतलब उस पर आरोप लगाया गया है. आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है, एलिगेशन है कि जासूसी में शामिल होने का जो उस पर आरोप है, उस वजह से ही इज़ अंडर अ क्लाउड दीज डेज, वो इन दिनों संशयास्पद है, उस पर इन दिनों वो सस्पेक्ट बना हुआ है, उस पर डाउट है. नेक्स्ट, फ्लॉग अ डेड हॉर्स. Flog a dead horse means to waste effort on something when there is no chance of succeeding. किसी ऐसे कार्य में अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स, अपने प्रयास को वेस्ट करना जहाँ पर सफल होने का कोई चांस ना हो. तो बेसिकली ऐसा कार्य करना, ऐसे एफर्ट्स देना और ऐसी जगह एफर्ट्स देना जहाँ से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला हो सिवाय निराशा के. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अपील्ड टू द बॉस regarding pay hike again and again. There is no use of flogging a dead horse now. अगर हम इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इस सेंटेंस का मतलब होगा कि हम बॉस से पे हाइक, वेतन वृद्धि के संदर्भ में बार बार अपील कर चुके हैं. वापस उसी जगह एफर्ट्स देने का कोई यूज़ नहीं है. सो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का यहाँ क्या मतलब निकला कि एक ही चीज़ को बार बार दोहराना, एक ही ऐसे एक्शन के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट करना जहाँ पर सफल होने की कोई उम्मीद ना हो. नेक्स्ट, लुक्ड डाउन अपॉन. लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है, इट मीन्स रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट. रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट का मतलब होगा किसी को हीन दृष्टि से देखना या घृणा की दृष्टि से देखना. फॉर एग्जाम्पल,
वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द wretched ऑफ द अर्थ. जो इस संसार के दयनीय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके प्रति हमें हीन दृष्टि नहीं रखनी चाहिए या उनको हमें घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए. नेक्स्ट इज अ टोकन स्ट्राइक. A token strike means short strike held as a warning, which means चेतावनी के उद्देश्य से की गई हड़ताल, छोटी मोटी हड़ताल जो कि केवल चेतावनी के उद्देश्य से की गई हो. फॉर एग्जाम्पल, द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ अ टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स. फैक्ट्री का जो काम है वो डिसरप्ट हो गया, उसमें अवरोध हुआ. किस वजह से? वर्कर्स द्वारा की गई टोकन स्ट्राइक की वजह से. नेक्स्ट, फॉल फाउल ऑफ. फॉल फाउल ऑफ मीन्स टू हैव अ डिसअग्रीमेंट विथ समवन. किसी के साथ विवाद में पड़ना, डिसअग्रीमेंट होना. फॉर एग्जाम्पल, बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल I fell foul of him. उसके प्रपोजल को अपोज करके या उसके प्रपोजल के खिलाफ कुछ बोलकर या उसके प्रपोजल को मना करके I fell foul of him, मैं उसके साथ विवाद में पड़ गया. We had a disagreement. तो किसी के साथ यदि कोई डिसअग्रीमेंट, कोई विवाद, असहमति अगर होती है तो असहमति के लिए we use idiomatic phrase fall foul of. Next, by fits and starts. By fits and starts का मतलब होता है irregularly. Irregularly मतलब something which is not regular, which is not frequent. ऐसा कुछ काम जो कि regular ना हो, frequent ना हो, लगातार ना हो. तो irregularly के लिए we use idiomatic phrase by fits and starts. For example, those who work by fits and starts seldom show good results. ऐसे लोग जो कि irregularly काम करते हैं वो seldom मतलब बहुत ही कम उनके results अच्छे होते हैं. Next, to give enough rope. To give enough rope means enough freedom for action. इच्छानुसार काम करने की स्वतंत्रता देना. इसके लिए we use idiomatic phrase to give enough rope. For example, the new manager gave employees enough rope for the first 6 months. जो नया मैनेजर थे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को शुरुआती 6 महीनों के लिए इच्छा के हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता दी. गिव इनफ रोप मतलब उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की, वर्क करने की फ्रीडम दी. नेक्स्ट, एट सी. एट सी मीन्स टू बी परप्लेक्स्ड और पजल्ड. उलझन में होना, परेशान होना. इस सेंस में हम idiomatic phrase at sea यूज़ करते हैं. For example, he was all at sea when he began his new job. जब उसने अपनी नई जॉब शुरू की तो वह काफ़ी उलझन में था, काफ़ी परेशान था. Next, on the cards. On the cards means very likely to happen. Very likely to happen means जिसका होना निश्चित हो. ऐसा काम जो कि सर्टेन है, बहुत हद तक निश्चित है, उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं on the cards. For example, his promotion is on the cards, which means his promotion is quite certain. उसका promotion निश्चित है, almost निश्चित है. Next, point blank. पॉइंट ब्लैंक मतलब होता है डायरेक्टली. डायरेक्टली मीन्स सीधे और स्पष्ट रूप से कहना. फॉर एग्जाम्पल, शी रिजेक्टेड द मैरिज प्रपोजल पॉइंट ब्लैंक.
उसने मैरिज प्रपोजल को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया, मतलब सीधे और स्पष्ट रूप से उसने मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया. नेक्स्ट, अ वाइल्ड गूज चेज. अ वाइल्ड गूज चेज मीन्स यूजलेस एफर्ट. यूजलेस एफर्ट से हम यहाँ क्या समझ सकते हैं कि ऐसा प्रयास जो कि निरर्थक साबित हुआ हो. निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकला हो, जिसका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ हो. तो वाइल्ड गूस चेज मतलब हो गया फ्यूटाइल सर्च. फ्यूटाइल सर्च मतलब व्यर्थ, व्यर्थ में की गई खोज. फॉर एग्जाम्पल, द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वॉज अ वाइल्ड गूस चेज. आरोपी को पकड़ने का जो प्रयास किया गया वो एक यूजलेस एफर्ट था, एक वाइल्ड गूज चेज था. नेक्स्ट, अ वाइट एलिफेंट. A white elephant means costly but troublesome or useless possession. कुछ ऐसा जो कि महंगा हो पर काफ़ी परेशानी में डालने वाला हो या उपयोगी ना हो. फॉर एग्जाम्पल, द लग्जरी कार दैट दे ब्रॉट टर्न्ड आउट टू बी अ वाइट एलिफेंट. उन्होंने जो लग्जरी कार खरीदी वो एक सफ़ेद हाथी, वाइट एलिफेंट साबित हुई. यानी वो लग्जरी कार महंगी है बट ट्रबलसम है. ट्रबलसम मतलब काफ़ी परेशानी में डालने वाली है. इतनी परेशानी में डालने वाली है कि वो यूजलेस सी हो गई है, वो उपयोगी भी नहीं है. नेक्स्ट, फेयर एंड स्क्वायर. फेयर एंड स्क्वायर मीन्स ऑनेस्ट, ईमानदार. For example, if you are fair and square in your work, you would definitely prosper. अगर तुम अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो तुम डेफिनेटली प्रॉस्पर करोगे, आगे बढ़ोगे. नेक्स्ट, प्ले हैवॉक. प्ले हैवॉक मीन्स टू डैमेज, टू रुइन, बर्बाद कर देना. फॉर एग्जाम्पल, द हैवी डाउनपोर played havoc in the coastal area. भारी बारिश की वजह से कोस्टल एरिया में काफ़ी नुकसान, काफ़ी हानि हुई. नेक्स्ट, रन हेल्टर स्केल्टर. रन हेल्टर स्केल्टर मीन्स रन रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस, यानी तेज़ी से इधर उधर भागना. फॉर एग्जाम्पल, as the bomb exploded, people ran helter skelter. जैसे ही बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, लोग इधर उधर तेजी से भागने लगे. नेक्स्ट, leaps and bounds. It is a very common idiomatic phrase. Leaps and bounds means rapidly, तीव्र गति से, काफ़ी तेज़ी से. हम किसी को विश करने के लिए भी बोल सकते हैं, मे यू प्रोग्रेस लीप्स एंड बाउंड्स, मे यू सक्सीड लीप्स एंड बाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क. वो अपनी कड़ी मेहनत की वजह से काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा था. नेक्स्ट, to pay through nose. To pay through nose means to pay dearly. To pay dearly means बहुत अधिक कीमत चुकाना. For example, my neighbor had to pay through his nose for a brand new car. मेरे पड़ोसी को अपनी ब्रांड न्यू कार के लिए काफ़ी अधिक कीमत चुकानी पड़ी. Next, to give peace of mind. To speak angrily to someone. किसी से बहुत गुस्से में बात करना, किसी को डांटना या फटकारना को हम इंग्लिश में इडियोमैटिक फ्रेज टू गिव पीस ऑफ माइंड से एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ही फोन्स मी अगेन, I would give him a piece of my mind.
अगर वो मुझे फिर से फ़ोन करता है तो मैं उसे डांटूंगा, मैं उसे फटकारूंगा। नेक्स्ट, स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ मीन्स टू स्टॉप समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग। कुछ बुरा होने से रोकना, कुछ बुरा होने से रोकना। फॉर एग्जाम्पल, द पार्टी चीफ wanted to stave off an open battle. पार्टी चीफ जो थे वो एक खुली जंग को छिड़ने से रोकना चाहते थे, बिकॉज ओपन बैटल इज बैड, वो कुछ गलत है, वो कुछ बुरा है, उसे रोकने का पार्टी चीफ कोशिश कर रहे थे। दैट इज वाई इडियोमैटिक फ्रेज स्टेव ऑफ हैज बीन यूज्ड। नेक्स्ट, make a clean breast, which means confess without reserve. कुछ भी नहीं छुपाना और अपने क्राइम्स को, अपनी गलतियों को कन्फेस करना, स्वीकारना, बिना कुछ छिपाए अपनी गलतियों को स्वीकारना is the meaning of make a clean breast. For example, during the last moments of his life, the criminal made a clean breast of everything he had done. अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोमेंट्स में उस क्रिमिनल ने जो भी उसने किया है वो सब कन्फेस किया बिना कुछ छिपाए। सो इस सेंस में हम मेक अ क्लीन ब्रेस्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टेक टू हील्स। टेक टू हील्स मीन्स टू रन अवे, भाग जाना। फॉर एग्जाम्पल, when he saw the snake, he took to his heels. जब उसने सांप को देखा वह भाग गया। यूजुअली जो चोर होते हैं, जो थीव्स होते हैं, वो भी पुलिस को देखकर भाग जाते हैं। जो बच्चे होते हैं, नॉटी बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स को देखकर भाग जाते हैं। बट यहाँ टेक टू हील्स का मतलब है कि भाग जाना, जहाँ पर हो उस स्थिति से भाग जाना। नेक्स्ट, sow wild oats. Sow wild oats means to indulge in youthful follies. मौज मस्ती में दिन बर्बाद करना, दिन बिताना। For example, he went on sowing wild oats during exams and later reaped suffering. एग्ज़ाम्स के दौरान वो मौज मस्ती में अपना टाइम बर्बाद करता रहा और बाद में उसने क्या किया, सफरिंग, उसे सफरिंग मिली, उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। सो बेसिकली इडियम सो वाइल्ड ओट्स उस सेंस में यूज़ किया जाता है जब व्यक्ति मस्ती में, मौज मस्ती में, बिना कुछ सोचे समझे, बिना प्रॉपर ध्यान दिए अपना वक्त बर्बाद करता है, अपना टाइम ख़राब करता है, तो उसके लिए हम इडियोमैटिक फ्रेज यूज़ करते हैं सो वाइल्ड ओट्स। नेक्स्ट, एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स टू हैव अ सेल्फिश इंटेंशन, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया कोई कार्य जिसमें खुद का स्वार्थ, खुद का सेल्फिश इंटेंशन छिपा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, I knew he had an axe to grind and turned down his offer of help. मैं जानता था कि उसका कुछ स्वार्थ है, उसका कुछ सेल्फिश इंटेंशन है और इसलिए मैंने उसका मदद का जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया। Turn down is also an idiomatic phrase which means to reject, ठुकराना। Next, to give the devil his due. To give the devil his due means to give your foe proper credit. अपने दुश्मन को उसके कार्य के लिए पूरा सम्मान देना, पूरा क्रेडिट देना। For example, sometimes it happens
दैट वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू. कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने दुश्मन को भी, यदि उसने कोई काम किया है तो उसके प्रति उसको क्रेडिट देना पड़ता है. नेक्स्ट, टू ईट humble pie. To eat humble pie means to have to apologize. माफ़ी मांगना पड़ना. For example, the minister was made to eat humble pie for his unfair means. मिनिस्टर को apologize करना पड़ा अपने गलत तरीकों के लिए, unfair means के लिए. Next, Hobson's choice. Hobson's choice means no real choice at all. वास्तव में कोई choice ना होना. For example, he was given Hobson's choice by the employer. उसे उसके बॉस ने Hobson's choice दी, which means कोई choice नहीं दी. Next, a grain of salt. A grain of salt means without believing blindly, which means आँख बंद करके विश्वास नहीं करना. For example, he has a very nice attitude, but you would better take what he says with a grain of salt. उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, बट फिर भी वह जो कुछ भी कहता है उसे तुम्हें डाउट की दृष्टि से देखना चाहिए या आंख बंद करके उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, अ स्क्वायर डील. अ स्क्वायर डील मीन्स अ फेयर बार्गेन. अ फेयर बार्गेन मीन्स बिल्कुल सही सौदा होना, बिल्कुल सही डील होना. फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ हाउस इन such a high class society is in such reasonable amount is indeed a square deal. एक हाई क्लास सोसाइटी में एक घर खरीदना, वो भी इतने रीजनेबल अमाउंट में, यह वास्तव में एक स्क्वायर डील है, एक फेयर बार्गेन है, एक बहुत सही सौदा है. नेक्स्ट, a feather in cap. A feather in cap means an achievement of which someone can be proud. कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होना जिस पर व्यक्ति गर्व कर सके, गौरव कर सके. For example, his winning the man of the match trophy is a feather in his cap. उसका मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी जीतना एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है जिस पर वह गर्व कर सकता है. अ फेदर इन कैप आप बहुत से अचीवमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है आप केवल ट्रॉफीज़ के सेंस में ही यूज़ करें. यदि व्यक्ति अपने गरीबी के स्तर से अमीरी के स्तर पर पहुंचता है तो वो भी एक फेदर इन हिज कैप है. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 90 प्लस मार्क्स स्कोर करता है तो वो भी अ फेदर इन हिज कैप है. कोई बहुत छोटी जॉब पोजीशन से एक बहुत अच्छी जॉब पोजीशन पर, हायर जॉब पोजीशन पर जाता है तो वो भी एक फेदर इन हिज कैप है. सो बेसिकली एनी टाइप ऑफ अचीवमेंट जिस पर व्यक्ति को गर्व हो, गौरव हो, उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं अ फेदर इन हिज कैप. Next and last idiom for today is a close-fisted person. A close-fisted person means stingy or miser. कंजूस व्यक्ति होना. For example, though he is a close-fisted person, हालांकि वह एक बहुत कंजूस व्यक्ति है, he donated liberally to the earthquake relief fund.
उसने अर्थक्वेक रिलीफ फंड में लिबरली बहुत खुलकर सहयोग किया, बहुत खुलकर दान दिया। सो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती हो। हमेशा बंद रहने वाली मुट्ठी से हमारा तात्पर्य है जो बहुत कंजूस हो, जो बहुत जल्दी से पैसा खर्च ना करता हो। So these were a few selected idioms that we discussed today. Please keep reading these idioms, keep trying to use them in your daily language so that it becomes your habit to use such good idioms and make your language interesting and more impressive. If you have any queries, any doubts regarding this topic, regarding these idioms, please feel free to write in the comment section. Till then, keep studying, keep revising, stay home, stay safe, and take care. Thank you very much.